जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स यानी सेकेंड ईयर का ये पेपर है। महाराष्ट्र बोर्ड विंटर 2023 का ये पेपर है। जो महाराष्ट्र बोर्ड में विंटर का पेपर हुआ था 2023 में, उसको हम फुल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, जितने भी पार्ट रहेंगे सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड को हम पूरी तरह से क्या करेंगे, जो एक नंबर का रहेगा पूरा उस सोल्यूशन के साथ के आपको क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और देखिए ये फार्माकोथेरापेटिक्स है सेकेंड ईयर का। ये देखा जाए तो बहुत ईजी ही चैप्टर है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें सब सटीक चीज़ें कि यदि एक टॉपिक देगा तो उसी के अंतर्गत ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सटीक रहता। अन्य सब्जेक्ट में देखा जाए तो घुमा फिरा के लिखना रहता, बट इसमें सब कुछ क्या रहता, कन्फर्मेशन रहता कि इतना क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक, और बता देना चाहते हैं, ये यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी चीज़ दी जाती है सब कोड भाषा में दी जाती है। फार्माकोथेरापेटिक्स का कोड है 20224 है, सॉरी। ठीक है, ये विंटर पेपर 2023 का ये पेपर है। और आपको जाते जाते बता देना चाहते हैं, आप यदि कुछ भी आप साल भर नहीं पढ़े ना, तो आप केवल एक साल का, ठीक है, एक साल का क्या करिए, पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पेज में रहेगा, ये सारी जानकारी आपको क्या करेंगे उसमें मिल जाएगी। और एक हमने क्या कर दिया, सुपर 25 क्वेश्चन बनाया। कितना, सुपर 25 क्वेश्चन। उस 25 क्वेश्चन में से देखा जाए तो टोटल 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 14 आपके टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और 30 आपके क्या रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। ये देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन 2-3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया कि जो हर साल क्वेश्चन लगभग रिपीट किए जाते हैं उसको उसमें कंसीडर किया गया सुपर 25 क्वेश्चन में। दोनों का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज आप उसे देख सकते हैं इजीली। ठीक, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, इस पेपर को आराम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपके सामने रहा पेपर आपका फार्माकोथेरापेटिक्स का। ये क्या पूछा हुआ, देखिए आप सब कुछ जानते हैं, टाइमिंग क्या होती है, यहाँ पर सीट नंबर क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सीधे अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, पार्ट ए की तरफ। ठीक है, पार्ट ए में टोटल देखा जाए तो 7 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 6×5 30 नंबर आपका यहाँ से इजीली मिल जाने वाला है। ठीक, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इसे हम ध्यान से आपको दिखा के बताते हैं। यहाँ से देखिए, हमने तब क्या करने के 7 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा, एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। मतलब सबसे पहले डायबिटीज मिलाइटस को आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या इसका पहचान है कि इन्हें डायबिटीज मिलाइटस ही हुआ है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं कि इन्हें हमें दे के हमें क्या करना, ट्रीट करना है। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास बिना दवा के अपनी सावधानियां के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, कि बोल देंगे भाई आप चीनी खाना बंद कर दीजिए, ये आइटम खाना बंद कर दीजिए, वो आइटम, उसका शेड्यूलिंग कर देंगे। उससे डायबिटीज मिलाइटस में जो नहीं खाना रहेगा, हमें बिना दवा के हम ट्रीट करते हैं, उसे नॉन फार्माकोलॉजिकल कहते हैं। और दवा के द्वारा जब ट्रीट किया जाता है तो उसे हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसका यानी रूप लक्षण क्या होगा कि इन्हें डायबिटीज मिलाइटस हुआ ही है। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और याद रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको 2 पेज में लिखना पड़ेगा। आपको आता तो 3 पेज में लपेट दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। राइट स्कोप इन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, यानी फार्माकोथेरापेटिक्स होता क्या। फार्माको मतलब ड्रग्स, थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट करना। जब किसी डिजीज की ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स से की जाती है, ड्रग्स के द्वारा की जाती है उसकी थेरेपी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। उसका फिर डिफिनेशन लिख दिए, फिर स्कोप लिखना पड़ेगा। देखिए स्कोप ऐसे क्या करिए, बीच में यहाँ पर एरो लगा के आप क्या करिए, प्लीज उससे नोट डाउन कर दीजिए इजी तरीके से। ये करने के बाद उसका उद्देश्य क्या है, ये सुपर 25 क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को हमने कंसीडर किया। उद्देश्य क्या है इसका, यानी फार्माकोथेरापेटिक्स का उद्देश्य क्या, किसी भी डिजीज का दवा के द्वारा ट्रीटमेंट करना। यदि मान लेते दवा के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं होता तो कुछ प्रिकॉशन है, जैसे अभी किसी को बुखार हुआ तो कहते हैं यार चले जाओ गाँव, वहाँ हवा पानी चेंज होगा तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दवा के द्वारा
ट्रीट नहीं हो पा रहा तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के जरिए उसे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, जब लिपिड की मात्रा यानी लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक, हमारे ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसे हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। एक्सप्लेन ईटी, ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस, आप उसका इटियोपैथोजेनेसिस भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह दिया, सबसे पहले दे रखा एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इपिलिप्सी, इपिलिप्सी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल, हाँ, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ इपिलिप्सी, इपिलिप्सी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए क्या होगा इसमें, देखिए हम बोले थे ना इसमें क्या होता है, एकदम से डिटेल में आपको जो भी चीज यहां से देखिए, यही तो हमारे फार्माकोथेरेपेटिक की खासियत है कि एग्जैक्ट दवा, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, इपिलिप्सी, ठीक है, इप्सिलिप्सी, सीजर, एंटीकाउंसुलेंट, ये सब देखा जाए तो मिर्गी है, ठीक है। तो उस मिर्गी के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना, भी बोले थे इसमें सटीक पॉइंट रहता है। देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बार बार, फार्माकोलॉजिकल बार बार, नॉन फार्माकोलॉजिकल बार बार, ये सब चीज आना ही आना आपको क्या हो गया, ठीक, ये आता है। ये देखा जाए ईपी यानी इपिलिप्सी तुम्हारे पास जैसे सीजर नाम नॉर्मल भाषा मिर्गी बोला जाता है, ठीक, उसके बारे में यहाँ से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, मिर्गी क्या होती है, कैसे आती है, सारी चीजें, ठीक है, उसका यानी लक्षण वगैरह सब लिख देना। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा तुमसे पास, डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस बताना पड़ेगा, पहले इटियोलॉजी बताना पड़ेगा, उसके पैथोजेनेसिस बताना पड़ेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यदि दवा का नाम पता तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। तो ट्यूबरकुलोसिस जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं टिबिया गैला कहा, ठीक, बोलते हैं ना गाँव पे, ठीक। तो यही सारी चीजें। अब ट्यूबरकुलोसिस होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, इसे भी अच्छे से क्या कर देना, आप एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में एफ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहां से देखिए, करेगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन टाइप इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, ठीक, पहले उसे पेप्टिक अल्सर की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके टाइप के, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, ड्यूडिनम में होगा तो ड्यूडिनम पेप्टिक अल्सर बोले जाएंगे, अब पेट में होगा तो उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाएगा, ठीक। उसके बाद इटियो यानी इटियोलॉजी लिखना पड़ेगा, फिर पैथोजेनेसिस, इसका पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में देख रखा, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया डिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। अब देखा जाए तो बुक में सबसे बड़ा टॉपिक हेपेटाइटिस है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसे बहुत सारा होता है भाई, खतरनाक आदमी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन तुम्हें करना, डिस्क्राइब करना पहले, बट यानी हेपेटाइटिस क्या होती है, हेपेटाइटिस क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसका फार्माकोलॉजिकल मतलब दवा के द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता, ये सारी जानकारी क्या हो गए आपको लिखना पड़ेगा। और याद रखना हेपेटाइटिस का यदि आपको जांच करवा लेना चाहिए, हेपेटाइटिस यदि पॉजिटिव रहे तो आपको क्या कर देना, जल्दी जल्दी उसका ट्रीटमेंट टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं आप, ठीक है, कहीं इंजर हुए तो जल्दी आपको ऑपरेशन करेंगे नहीं डॉक्टर। अभी छोटा सा तुम सोचो नीचे ये रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं, ये पैर की हड्डी तनी सी क्रैक हुई थी ना, अब उसको, अब तुम सोचो यानी ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 हज़ार का वो काम था एक्चुअल में। अब मांगने वाले क्या कर रहे थे, डॉक्टर वोक्टर 3-3 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए मांग रहे थे उस छोटे को, क्योंकि उसे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था। क्योंकि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव में पूरी ओटी को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, उसके अलग से इक्विपमेंट मंगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस इक्विपमेंट को दोबारा किसी पर्सन को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इतना पैसा मांगा जा रहा था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जांच करा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये था 7 क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिए, यहाँ से टोटल 11 क्वेश्चन रहे कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता। इसमें सबसे पहले तुमसे पूछा ग्लाइकोमा होता क्या। ग्लाइकोमा देखा जाए तो एक आंख वाली डिजीज होती है। ग्लाइकोमा होता क्या, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जैसे लक्षण नहीं होता है तो उसके
बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, शॉर्ट यदि लिख रहे हैं तो कम से कम एक पेज में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से तुमसे क्या कह दिया है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है दवा के द्वारा। जैसे अब फेरस टैबलेट आता, आयरन की टैबलेट आता, फोलिक एसिड आता, विटामिन आता, विटामिन B12 जो आता, B9 आता, जो एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ से सबसे एनीमिया होता क्या, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे देखा जाए तो क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कह दिया एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी को हो गया है, अभी भोजपुरी में गाना चला है, आप जान ही रहे हैं डिप्रेशन वाला, ठीक, नीलकमल का गाना है, खतरनाक टाइप में। तो उसके पहले यानी डिप्रेशन की आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर इटियोलॉजी लिखना पड़ेगा, उसके बाद पैथोजेनेसिस आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में कैसे होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा अमाउंट में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे सर हम पेपर को बहुत टेंशन, अब वो तो बकवास चीज़ है। पेपर को लेकर जिंदगी में कोई मोस्ट ऑफ द पर्सन जो बहुत हायर लेवल के पढ़ रहे हो वही चिंता करते हैं, तो कोई चिंता उनता नहीं करता, फ्री फंड है, कौन टेंशन नहीं, ठीक है। मगर दूसरे के चलते बड़ी दिक्कत है। मान लेते रिचार्ज करा दिए और नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ गया, कहीं 2 दिन फ़ोन नहीं उठाई तो डिप्रेशन का महा डिप्रेशन चले जाएंगे। तो ऐसा से ऐसा सैड सॉन्ग सुनेंगे तब जान ही रहे, ठीक है। तो उसके लिए डिप्रेशन में जाएंगे, बट पढ़ाई के लिए तो कोई नहीं जाता भाई, ये तो पता हमें, ठीक। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, अब देखिए क्या हो गया, लिखा है इन लिस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19 जो आया था भाई, पूरी जिंदगी तबाही मचा दिया था, ठीक। अब तुम सोचो एक वेव आया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दूसरा वेव भी ज़्यादा, तीसरे वेव में मारा था एकदम से ले लगा दिया था, मतलब मर मर के एकदम से लाइन लगा दिया था, इतना खतरनाक था, ठीक है, बहुत खतरनाक कोविड-19। अब तुम सोचो पूरी दुनिया से वायरस को इकट्ठा किया जाए तो ज़्यादा 5 से लेकर 10 ग्राम होगा, अब पूरी दुनिया को एकदम से तबाह करके रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ से कह दिया इन लिस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा है, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, यदि आपको क्या होगा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस कारण से आपको क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होने का चांस बढ़ जाता है। उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताना, दवा के द्वारा कैसे की जाती है, एम्लोडिपिन वगैरह नहीं होती दवा, ठीक, बीपी की दवा उसे मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से तुमसे ALD के बारे में बताना, एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में बताना पड़ेगा। 3 स्टेज होता है, उस 3 स्टेज को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्वेश्चन यहां से पूछ दिया है, ठीक है, रोमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। पहले इसका क्या बताना है जी, इटियोपैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, मतलब इटियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, फिर पैथोजेनेसिस भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये टोटल 3 नंबर का एक पेज कम से कम इसको लिखना पड़ेगा। ऐसे डायग्राम वगैरह बनाना चाहें तो ऐसे गांठ के बना सकते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज की कमी हो जाती है, यहाँ से लिगामेंट होता है, ठीक है, ये जोड़ा रहता है, ठीक। तो ये सब आप बना सकते हैं वहाँ से, ठीक। यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा, डिस्कस प्रिवेंट द एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। हाँ भाई देखो, इसीलिए बोला जाता है एंटीबायोटिक हमेशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके उस दवा के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगा तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हो जाएंगी, कोई भी दवा आपको ट्रीट करने में मदद ही नहीं कर पाएगी, ठीक। तो ये आपको दिक्कत काजिज कर सकती है, ठीक है। तो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रिवेंट कैसे करना है, कौन कौन सी ड्रग्स चलानी है, सबको आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया आई नंबर क्या तुमसे पूछा है, कह दिया है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास पार्किंसन डिजीज देखा जाए तो ये क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट, स्पाइनल ब्रेन को दिक्कत करेगा, पागल की तरह बिहेव करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, जो बहुत खतरनाक डिजीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में दे रखा तुमसे व्हाट इज अ पॉली, ठीक। अब इसको देखिए प्लीज, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब क्या होती है, ये देखा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, मान लेते ओवरी से ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलने लगता है, ठीक है, एग प्रोड्यूस होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब इमेच्योर रहता, मैच्योर नहीं रहता, मैच्योर रहता तो फर्टिलाइज करके तो काम कर सकता था,
ये मेच्योर ही नहीं होता, वो क्या कर जाता, फर्टिलाइज मेस्टुअन साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, लिख रखा डिफाइन इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मेंशन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। सबसे पहले इम्फाइसेमा होता क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, ब्रोन यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD, इसके बारे में आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी आगे COPD का फुल नेम आपको बताना पड़ेगा एक नंबर में। ठीक है, शॉर्ट नोट में। तो इतना था हमारे पास टोटल क्वेश्चन मेरे भैया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। अब हम देखते हैं क्या हो गया आपका टोटल इधर से देखा जाए तो आपको थर्ड पार्ट में जाना था पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट को हम एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज आपके पास कॉपी और थोड़ा सा पेन वगैरह होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, एक आध रहेगा तब वो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में हम दिखाएंगे कैसे आपको आंसर एक नंबर का लिखना है उसको भी। ठीक, तो हमसे यहाँ पार्ट थर्ड में क्वेश्चन पहला ए नंबर कह दिया है व्हाट ए भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछ ले बा हो, इतना तो नहीं पूछे चाहिए। कह दिया है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब तो इतना छोटा तो 120 होना चाहिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका क्या होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब 120 देखा जाए तो सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 तुम्हारे पास क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में तुमसे अभी बोले थे भैया कि का है वह हो COPD, देखा फुल नेम वो पूछ ले बा। ठीक है, तो यहां से हमें ठीक, तो यहां से हमें देखिए दे रखा COPD डिफाइन करना। COPD होता क्या, सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले COPD का फुल नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। ये एक्चुअल में डिजीज होती क्या है, हमारी जो पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी समझ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर लंग्स वाले रीजन से होता है। ठीक है, तो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज पल्मोनरी रीजन को क्या कर देती है, अफेक्ट करती है, उसमें म्यूकस की पतली लेयर बना लेती है, जिसे सांस लेने में आपको क्या होती है, परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ से लिख देना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज जो तुम्हारे पास, अब इसको तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, पार्किंसन डिजीज कॉजेड बाय लॉस ऑफ, अभी बोले पार्किंसन डिजीज, वहां से देखो लॉन्ग से सेम टू सेम पूछा हुआ है। पार्किंसन डिजीज कॉजेड बाय, ठीक है, कॉजेड बाय लॉस एंड डीजनरेशन ऑफ, किसको ये क्या कर देता है, ठीक है, न्यूरॉन इन द यानी सबटेनिया निग्रेनिया फॉर द मिड ब्रेन। अब देखिए हमारे ब्रेन क्या होता है, आपको 4 ब्रेन होता है। ठीक है, 4 ब्रेन होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है 4 ब्रेन, और यहाँ से मिड ब्रेन, और लास्ट में देखा जाए तो हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन में तुम्हारे पास जैसे सेरिब्रम आ जाए, ठीक है, सेरिब्रम आ जाएंगे, ये सारी चीजें। मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता, ये क्या कर देता है, एक आपको यानी हाइंड ब्रेन और 4 ब्रेन को कनेक्शन करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या दिया, डीजनरेटिव न्यूरॉन क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक, तो इसे आप सी वाला कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। देखिए कितने लोग ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, फुल नेम ऑफ HIV यानी HIV स्टैंडर्ड फॉर, HIV क्या होता, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये तो भाई बहुत, एड्स का प्लीज आप इसी के नीचे छोटा सा लिख देना, नहीं दिया बट पूछ सकता है। HIV देखा जाए तो क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, सल्बूटामाल इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सल्बूटा किसके, जो सल्बूटामाल होता है किसके ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे आप, अस्थमा में किया जाता है। ठीक है, अस्थमा में किया जाता है, COPD में किया जाता है। ये 2 डिजीज है जिसमें क्या करें, मतलब जितने भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होते हैं ज्यादातर उसमें सल्बूटामाल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ रुक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आपके F नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, F नंबर क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, नेम द ड्रग्स यूज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, उस ड्रग्स उस दवा का नाम बताना है जो मलेरिया में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया में प्रयोग किया जाता है क्लोरोक्यूनॉन और क्यूनॉन प्रयोग किया जाता है। तो पहला लिखेंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्यूनीन हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारे पास लिख देंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरोक्यूनिन हो जाएगा। जो आपको 2 ड्रग्स का क्या कर देना, यहाँ से लिख देना है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है डिस्मेनोरिया होती क्या है। अब देखिए डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है फीमेल में, जो उनमें सब क्या होती है, मेस्टुअन जो ब्लीडिंग होती है, जब मेस्टुअन
साइकिल होती है तो उस समय यानी जो ब्लड निकलता है उनकी बहुत पेनफुल निकलता। तो लिखेंगे डिस्मेनोरिया इज ए कंडीशन, डिस्मेनोरिया इज ए कंडीशन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेनफुल यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसके बारे में यहाँ लिख देंगे। अब क्या होता है सिरोसिस क्या होता है, प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समर पेपर में ऐसे सेम टू सेम यानी सिरोसिस की डिफिनेशन आपको बताना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सिरोसिस क्या होती है, ठीक है। सिरोसिस देखा जाए तो एक स्किन डिजीज है, ठीक है। तो लिखेंगे एक कंडीशन इन विच स्किन सेल्ड बिल्ड अप एंड फॉर्म स्कैब इन ईचिंग, मतलब क्या होती है बनती है और क्या हो जाती है आपको ईचिंग होगी, ठीक है। ईचिंग होगी, आप खजुआएंगे थोड़ा सा पैचेज के फॉर्म में पड़ जाएगा, तो उसी को यानी क्या बोलते हैं सिरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट तुमसे कह दिया व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जैसे आपको एंजाइना कहते हैं यार बड़ी तेज दिलवा दर्द करता है, दिलवा नहीं मतलब एक्चुअल में चेस्ट पेन हो रहा है, जब चेस्ट पेन होता है उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टर्म, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टर्म यूज फॉर चेस्ट पेन कॉज बाई रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, मतलब जो हार्ट मसल को जितना अमाउंट में ब्लड चाहिए उतने अमाउंट में सही से नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, नेक्स्ट में को तुमसे पूछा है हाइपरथायराइडिज्म इज कॉजेज बाय, हाइपरथायराइडिज्म किस डिजीज से क्या होता है ग्रेव डिजीज से कॉजेज होता है, तो ग्रेव डिजीज पे आपको क्या कर देना है टिक मार देना है भैया, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया देखिए यहाँ से देखिए डिफाइन GERD को आपको क्या करना पड़ेगा फुल नेम आपको लिख देना पड़ेगा। GERD एक्चुअली में होता क्या, जैसे पेट में एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो आइसोफेगस रीजन पे, जैसे अभी शाम उम को पार्टी में गए, ठीक है, बाल भर मार दिए, मतलब 5-7 चीज तंदूरी पीट दिए, पनीर मिलर पनीरों पीट दिए हैं, ठीक, चाट चौमी फुल्की बर्गर सब कुछ पीट दिए हैं, ठीक। तो सुबह सुबह आपको सही से देखियो खाना खाए तो अच्छी बात है, मगर प्रॉपर यदि स्लीपिंग मिलेगी, हमें सोने को मिलेगा ना, तो प्रॉपर भोजन का डाइजेशन होगा, ठीक। अब बताइए नाच क्या हो गया, आप पार्टी में गए सोने को सही से नहीं मिला, तो देखेंगे जो भी तुम्हारे पास क्या होता है पेट में सही से भोजन पच नहीं पाता, तो देखेंगे डेकार आती तो आपके आइसोफेगस वाला रीजन जलने लगता, तो उसी को बीमारी को हम GERD बोलते हैं। बट लंबे समय तक रहेगा भाई तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर GERD का सबसे पहले फुल नेम लिखना, गैस्ट्रो आइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। अब ये होता क्या है, लिखेंगे इसमें स्टमक एसिड रेपिडेटली, ठीक है। यहाँ पर तो आप कौन आ गया भाई, ठीक। तो इस डिजीज में क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ पे थे जी GERD पे थे। GERD तुम्हारे पास क्या लिखेंगे फुल नेम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे स्टमिक यानी स्टमक एसिड रेपिडेटली फ्लो बैक अप इनटू द आइसोफेगस, मतलब ऊपर की तरह रिफ्लेक्स करता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं GERD डिजीज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सल्फा ड्रग्स यूज टू इन्फ्लामेशन बॉवेल डिजीज इंक्लूडिंग, यानी सल्फा जो ड्रग्स होता है इसमें क्या पिया जाता है सल्फालिजिन कहीं दिया है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ड्रग्स पूछा जाता है, ठीक, हमसे यही पूछा था भैया किसमें, जब सेकेंड ईयर में वो क्या बोलते थे ये वाइबा था, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, करिए सल्फा कैटेगरी के कोई ड्रग्स का नाम बताओ, तो यही बात दिए थे अलाजीन दे रखे हैं, अलाजीन भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, यम नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से लिख दिया तुम्हारे पास सिनोनिम्स फॉर यानी एक्जिमा का सिनोनिम्स क्या होता है, कई हो सकता है, डर्मेटोलॉजी यानी डर्मेटिस हो सकता है, ईचिंग स्किन हो सकता है, रेसेस हो सकता है, ड्राई हो सकता है, कुछ भी। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्जिमा इज आल्सो कॉल्ड डर्मेटाइटिस कॉज ड्राई स्किन, ईचिंग स्किन, रेसेस स्किन, ETC कर देना, बस बहुत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखा देंगे मगर आप थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए। यह नंबर हमसे क्या पूछ दिया है C यानी PCOS, अभी बोले थे भैया लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा था PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता, वही वाला सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर देना छाप देना,
ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, सीजोफेनेरिया। सीजोफेनेरिया क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। डिफाइन सीजोफेनेरिया। सीजोफेनेरिया तुम्हारे पास एक क्रोनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है, कहते हैं ना एक दिमाग का खराब बका हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, जो पर्सन रहता है उसकी सोचने की क्षमता, एक्ट करने की क्षमता, इमोशन सब कुछ खो देता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज ए क्रोनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, it is chronic severe mental disorder that affect the way a person think, act, emotion etc। लिख देना, काम अपना हो जाने वाला है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है माइग्रेन। अब माइग्रेन का आवत हो, माइग्रेन देखा जाए तो कौन सी डिजीज है, ठीक है, माइग्रेन देखा जाए तो कौन सी डिजीज है। माइग्रेन इज ए डैश 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 डिसऑर्डर, कौन सा, वस्कुलर डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है, न्यूरोवस्कुलर डिजीज है, कार्डियक डिजीज है। तो देखा जाए तो तुम्हारे पास इसमें माइग्रेन में देखा जाए तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो न्यूरॉन कह दिया, न्यूरोवस्कुलर डिसऑर्डर है। तो इस पर क्या करने, थर्ड पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। नेम द काजेटिव एजेंट ऑफ स्कैबिस। स्कैबिस जो तुम्हारे पास ऐसे नहीं होता, माइट से होता है, तो यहाँ पर उसका काजेटिव एजेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सार्कोप्टिस, यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, सार्कोप्टिस स्कैबिस, ठीक है। स्कैबिस एक तरह की माइट होती है, ब्रैकेट में क्या लिख देना, माइट। इसके काटने से क्या होती है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा जीडी यानी जीएडी। जीएडी स्टैंड फॉर, जीएडी क्या होता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। जनरल एंजाइटी, एंजाइटी मतलब आपको थोड़ा सा एंजाइटी होगी, थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड लिखना पड़ेगा, जनरलाइज या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर लिखना पड़ेगा फुल नेम में, ठीक है। यस नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर दिया, फाइनल पहुंच चुके हैं आप, लास्ट एंड फाइनल पे पहुंच चुके। यस नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कर रखा यूज ऑफ एट लीस्ट 5 ड्रग्स डेली फॉर द इंडिविजुअल इज, मतलब बहुत सारी जब दवा प्रयोग की जाती है तो उसे हम पॉलीफार्मेसी बोलते। एक रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा बाई या डाई बोल सकते, 3 रहेगा तो ट्राई, या बहुत सारा ज्यादा रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीफार्मेसी बोला जाता है। तो पॉलीफार्मेसी कहीं दिया तो मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज यूज ऑफ, ठीक है, यानी सॉरी ये टाइप ऑफ, मतलब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस तरह का तुम्हारे पास एनीमिया है, माइक्रोसाइट यानी माइक्रोसिस्टिक या मैक्रोसिस्टिक या नैर्मोसिस्टिक या नैर्मोक्रोनिक होती है। तो ये देखा जाए तो मैक्रोसिस्टिक होती है, कहीं दिया तो ये वाला तुम्हारे पास अमाउंट में ये वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो ये रहा टोटल, और टोटल क्या हो गया आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का विंटर पेपर 2023। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलने वाले हैं समर पेपर 2024। प्लीज इसे आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसी से एज इट इज उसमें भी आपको मिलने वाला है। और आपको जाते जाते दिखा देते हैं इसका सबका आंसर, यानी थर्ड का आंसर हम आपको दिखा देते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है यहाँ से, ये आपके सामने भाई भूजा खा, ठीक। तो आपके सामने ये दे रखा पहला का आंसर, यहाँ से देखिए पहले का आंसर, ये दूसरे का अंदर सीओपीडी का फुल नेम दे रखा है। सी का आपको कमेंट में लिखना था। डी का एचआईवी का फुल नेम यहाँ दे रखा है, जो सरबूटामाल था अस्थमाइन कोविड में यानी सीओपीडी में प्रयोग किया जाता है, क्लोरोक्विनोन एंड क्यूनोन मलेरिया की दवा है, ठीक है। यहाँ डिस्मेनोरिया की डिफिनेशन दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, वो जो कंडीशन पूछा था एच नंबर में, तो कौन सी कंडीशन में यहाँ पर तुम्हारे पास रेसेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो था आपका है, ठीक है, ये JI नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस की डिफिनेशन हो गया। ये ग्रेव डिजीज तुम्हारे पास बोला गया था, वो GERD का फुल नेम ये हो गया, इसके नीचे इसकी डिफिनेशन GERD की दे रखी है, ठीक है। और सल्फा तुम्हारे पास जो सल्फा ग्रुप की ड्रग्स हो गई उसका नाम तुम्हारे पास यहाँ से दिया गया है, ठीक है, सल्फा ग्रुप की ड्रग्स। एक्जाइमा तुम्हारे पास, एक्जीमा तुम्हारे पास ये हो गया, यानी PCOS तुम्हारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की डिफिनेशन यहाँ से दे रखा है। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ सीजोफिनेरिया की डिफिनेशन ओ में देखिए यहाँ से दे रखा है सीजोफिनेरिया की डिफिनेशन। और जो तुम्हारे पास सीजर होती है, इपिलिप्सी वाला न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरोवस्कुलर डिसऑर्डर होता है वो दे रखा है। और यहाँ पर किसके कारण से होता है, काजेटिव एजेंट यहाँ से आपको दिया गया है। यानी GAD का फुल नेम यहाँ लिख रखा है। और बहुत सारी दवा का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है उसे पॉलीफार्मेसी बोला जाता है। मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया को मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। तो ये T नंबर हमने पूरा डिटेल में आपको दिखा दिया है, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना काम हो जाएगा।